हेलो वीवर्स, दुनिया में इस समय बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं देश में एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है? उदाहरण के तौर पे ये देखिए, पहले एक तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। और हम लोग एशिया में आए तो चाइना और ताइवान का विवाद दुनिया का ध्यान खींच रहा है। इन सभी को मिला के क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ वॉर। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो दुनिया में पहले भी 2 बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1914 में। ये युद्ध लगभग 4 सालों तक चला। इस युद्ध की वजह से दुनिया की आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, लाखों लोगों की जान गई। इसके बाद आता है सेकेंड विश्व युद्ध, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में। ये युद्ध बहुत विनाशकारी था। इस युद्ध में दुनिया के कई देश शामिल हुए थे और अंत में जापान के शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने फैसला किया कि ऐसा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेशन कुछ बनाए गए, देश के बीच जो विवाद हो वो सुलझाया जा सके बातचीत से। लेकिन आज की दुनिया में फिर से कई जगह ऐसे हालात बन रहे हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतिहास खुद को दोबारा दोहरा रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रसिया वर्सेस यूक्रेन। ये युद्ध लगभग 4 सालों से चल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत होती है 2022 में। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को जियोपॉलिटिक्स की तरह बदल दिया। यूक्रेन कई देशों की समर्थक की वजह से ही रसिया से लड़ रहा है। रसिया का मानना है कि यूक्रेन सिर्फ अकेला नहीं लड़ रहा है, इसका समर्थक नाटो कंट्री कर रही है, जैसे वेस्टर्न देश, यूएस एंड यूरोपियन संघ। इन देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद की, हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग तक दी। दूसरी तरफ रसिया का कहना है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए। इस युद्ध की वजह से रसिया के 1 लाख सोल्जर मर चुके हैं, 55 व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं, 430 फाइटर जेट टूट चुके हैं। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में और यूरोप में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो इसमें नाटो जैसे बड़े संगठन सीधा शामिल हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी खतरनाक रूप ले सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें लगातार इस युद्ध पर टिकी हैं। अगर ये युद्ध बढ़ा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर इसी युद्ध से शुरुआत होगा। उसी युद्ध से इस वीडियो को देखिए। General Staff reported that Russia lost 960 of its soldiers on March 1st to March 2nd alone. Sure, that's a touch below the 1,031 troops it was losing on average during the winter, but it's still in the 1,000 soldiers per day region, which tells us the winter bloodbath is going to be extended into a spring slaughter. But hey, Putin might think to himself, losing vast quantities of soldiers is nothing new for my invasion of Ukraine. As long as Russia is taking territory in return for these losses, then the winter bloodbath is all worth it. Sorry, Putin, but that's an even bigger problem for Russia. Not only is Russia failing to take anywhere near the amount of territory that it needs to take in order to justify these losses, but it's losing occupied territory at such a massive rate that Ukraine has overtaken Russia in terms of territory taken. We'll get to that turnaround soon. Before we do, let's look at Russia's territory capture figures for December, January and February, bearing in mind that 92,850 casualties in that 3-month period amount to 30,860 casualties per month. In December, Russia captured 445 square kilometers, or 171.8 square miles of Ukraine, per Ukraine Breaking News. That leads to a casualty rate of almost 171 soldiers per square mile. It's difficult to get confirmed figures for January and February. However, according to an assessment by the Institute for the Study of War, or ISW, Russia had only managed to seize 572 square kilometers, or 220.85 square miles, between January 1st and February 19th. इस युद्ध को मैं एक शब्द में समझा रहा हूँ। रसिया के बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई है, बहुत सारे व्हीकल्स एंड फाइटर जेट तबाह हुए हैं। इसी वजह से रसिया शांत नहीं रहने वाला। अब आते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। यहाँ इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं और कई बार उनके बीच इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं।
मिडिल ईस्ट पर पहले ही एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि तेल के बड़े भंडार होने के कारण दुनिया के एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध हुआ तो इसका असर सिर्फ आसपास के देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। इसी वजह से दुनिया के कई देश कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पे कोई हालात ज़्यादा बिगड़े ना। अगर मिडिल ईस्ट खराब हुआ तो दुनिया का पूरी एनर्जी सप्लाई चेन बिगड़ सकता है। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मस पर कब्जा किया है। इसके वजह से इंडिया की पूरी 50% ऑयल इंडस्ट्रीज ठप पड़ सकती हैं, क्योंकि 50% तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है। अगर ये तेल आना बंद हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह गिर सकती है, क्योंकि तेल की वजह से ना कुछ चलेगा ना कुछ रहेगा। इसलिए इंडिया अभी पैनिक में है, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व तेल का बचा है। अगर इसी तरह हालात बढ़ते रहें और स्टेट ऑफ हार्मस का दरवाज़ा नहीं खुला तो इंडिया में तेल रिजर्व खत्म हो सकते हैं। इस युद्ध को पूरी डिटेल में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आते हैं चाइना वर्सेस ताइवान। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ताइवान की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी इकोनॉमी है और दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। अगर कभी चाइना ताइवान पर हमला किया तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी इंटरनेशनल वॉर ले सकता है, क्योंकि कई बड़ी शक्ति इसमें शामिल हो सकती हैं। चाइना का कहना है ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है हम रिपब्लिक हैं, हम किसी के कब्जे में नहीं हैं। दुनिया का 90% सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनता है। अगर ताइवान पे हमला हुआ तो अमेरिका इसका सपोर्ट 100% करेगा, क्योंकि अमेरिका का अर्थव्यवस्था ताइवान पे ही टिका है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुआ, चाइना जरूर ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर चाइना ताइवान पे कोशिश कर लिया तो चाइना बन सकता है सुपर पावर हर चीज़ में, इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर एंड स्पेस एजेंसीज में भी। इसलिए तो अमेरिका खुले दिल से ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं न्यूक्लियर वेपन। आज की दुनिया में कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना। ये हथियार इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर पूरे मानवता को विनाश कर सकता है। इसी वजह से बड़े देश आमतौर पर सीधे युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो तुरंत उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, पूरा दुनिया तहस नहस हो सकता है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 ना हो तो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में कई जगह टेंशन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी होने वाला है। हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि बड़े युद्ध आमतौर छोटे युद्ध से ही शुरू होते हैं, लेकिन आज सबसे जरूरी चीज़ है बातचीत, डिप्लोमेसी और शांति। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं होगा, हम जानेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए करते हैं साइन अप।